नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था वो आज भी हमारे जहन के अंदर है। 270 लोग मारे गए थे उस प्लेन क्रैश के अंदर, लेकिन बात यह है कि आखिरकार वो प्लेन क्रैश हुआ क्यों, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर 10 की पॉइंट्स ऐसे शामिल किए गए हैं, जिसको देखकर यह लगता है कि वाकई में पायलट्स की कोई गलती नहीं थी, यहां पर प्लेन के अंदर गड़बड़ी थी और उस गड़बड़ी को दूर नहीं किया गया, जिसके कारण आज ये प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन बात यह है कि एक पायलट जब दूसरे पायलट को पूछता है कि क्या आपने ये प्लेन का जो फ्यूल है, एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल है, इसको बंद कर दिया है, दूसरा पायलट कहता है कि मैंने बंद नहीं किया है, ये खुद ब खुद बंद हो गया है। इसका मतलब है कि फ्यूल सप्लाई के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई, और फ्यूल सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम तब आ सकती है जब कहीं ना कहीं फ्यूल जो पाइप्स होती है वहां पर कुछ जाम हो जाए, कुछ फंस जाए। लेकिन बात यह है कि जो फ्यूल टैंक है उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं पाया गया है कि उसमें कुछ गंदगी हो ताकि वो फ्यूल पाइप में जाकर फंस जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए अब ये कयास लगाया जा रहा है कि मेंटेनेंस के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम जो है वो आई और उसके कारण ही ये पूरा का पूरा घटनाक्रम देखने को मिला। लेकिन बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार ये रैम क्या होता है, रैम जिसके कारण आज पूरी तरीके से ये फाइंड आउट हो रहा है कि ये प्लेन क्रैश जो है उसको कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, चलिए। तो मिड एयर के अंदर पहले एक इंजन फेल हुआ और फिर बाद में दूसरा इंजन फेल हुआ। व्हाई डिड यू कट ऑफ फ्यूल, मतलब एक पायलट दूसरे पायलट से बात कर रहा है कॉकपिट के अंदर कि फ्यूल को बंद क्यों कर दिया है। दूसरा पायलट कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फ्यूल सप्लाई बंद हुई, इंजन्स को फ्यूल नहीं मिल पाया और फ्यूल नहीं मिल पाने के कारण वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया और धीरे धीरे वो डाउनफॉल की तरफ आ गया। और ये रिपोर्ट पेश की गई है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB के द्वारा, और 15 पेज की रिपोर्ट है जिसमें 10 की पॉइंट्स मेनली इसके अंदर शामिल किए गए हैं। 270 लोग इसके अंदर मारे गए थे, इसके अंदर एक नेपाली जो है वो भी व्यक्ति शामिल था। चलिए दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा गजब का है। मैं गजब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके आउटकम्स हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स हैं, और स्टूडेंट्स और व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि वाकई में हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज लिया, हमने अपने कंसंट्रेशन को और फोकस को वापस से हासिल किया, जिससे हमने अपने एग्जाम क्रैक किया, अपने बिजनेस को हासिल किया। आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं उस ऊंचाई पर पहुंच जाऊं, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत आप करते हैं वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिए। दोस्तों, आप लोग को पता है कि प्लेन क्रैश हुआ और प्लेन जब उड़ा उसके कुछ सेकंड्स के बाद में ही धीरे धीरे ये वापस से डाउनफॉल पर आने लगा और वहां पर डॉक्टर्स के हॉस्टल से जाकर ही टकरा गया। थोड़ी दूर पर ही था बाउंड्री से। लेकिन इस चीज की इन्वेस्टिगेशन की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो कि ये पूरी जिम्मेदारी लेता है। इस बीच में ही अमेरिका ने भी ये क्लेम किया था कि हम लोग इसकी जांच करेंगे, क्योंकि ये प्लेन बोइंग प्लेन था, ड्रीम लाइनर था और ये अमेरिका के अंदर बना हुआ है। इसीलिए जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, या जिसको हम लोग ब्लैक बॉक्स कहते हैं, अमेरिका ने उसकी डिमांड की थी, लेकिन भारत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि हम लोग उस ब्लैक बॉक्स को अमेरिका को नहीं देने वाले हैं। फिर ब्रिटेन के द्वारा भी डिमांड की गई कि हमारे इसमें ब्रिटिश नागरिक थे, इसलिए ब्लैक बॉक्स हमको दे दिया जाए, लेकिन फिर भी उनको भी हैंड ओवर नहीं किया गया था। भारत ने यह कहा है कि भारत की जिम्मेदारी है और हम लोग ही इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो अब उसकी एक इनर्शियल रिपोर्ट जो है वो सामने निकल कर आ गई है। इसकी जांच AAIB के द्वारा की जा रही है। सबसे पहले इस संस्था के बारे में सुनिए कि यह संस्था क्या करती है। 2012 के अंदर इस संस्था की स्थापना की गई थी और दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके पास में एक स्पेशल टीम है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है कि आखिरकार प्लेन क्रैश क्यों हुआ, क्या उस समय कंडीशंस थी और उस समय क्या पायलट्स के बीच में बातचीत हुई। उनके बीच में एक ग्राफ, मैंने एक्चुअली में देखा उस वीडियो को, इसमें ग्राफ्स जो है वो प्लॉट किए जाते हैं कि आखिरकार क्या चीज हो रही है, कहां पर फ्यूल सप्लाई कम हो रही है, कहां पर थ्रस्ट मिल रहा है। एक ग्राफ प्लॉट होता है जिसके आधार पर रिजल्ट जो है निकाले जाते हैं। मतलब बहुत जबरदस्त एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो इनके पास में होती है और उसी के आधार पर एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है उस प्लेन क्रैश की। चलिए बड़ा विस्तार से बात करते हैं। देखिए, आप लोग को पता होगा कि ये प्लेन अहमदाबाद से जा रहा था लंदन, लेकिन इससे पहले ये दिल्ली से अहमदाबाद में पहुंचा था और दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचने के अंदर एक जो यात्री था, ट्रैवलर था, उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करके ये बताया था कि इस प्लेन के अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकल खामी है, इसको जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। ना तो उसमें एसी चल रहा है, ना डिस्प्ले चल रहा है, ना रिमोट सेंसर्स वगैरह काम कर रहे हैं। और इसी चीज को लेकर यहां पर जो क्रू मेंबर था उसने भी इस चीज को रिपोर्ट को बताया था। द प्रीवियस क्रू, मतलब जो दिल्ली से अहमदाबाद जो क्रू मेंबर आ रहे थे, उन्होंने भी एक कंप्लेंट जो है वो फाइल की थी। ठीक है, और रिलेटेड टू ए स्टेबलाइजर सेंसर्स, तो सेंसर्स को लेकर एक
कंप्लेंट दर्ज की थी, जिसको वहां पर ट्रबल शूट किया गया था वहां के मेंटेनेंस स्टाफ के द्वारा। मतलब उस समय प्रॉब्लम्स तो थी, लेकिन उस प्रॉब्लम को, एयरक्राफ्ट की उस प्रॉब्लम को दूर किया गया। लेकिन हो सकता है कि उसी मेंटेनेंस को रिजॉल्व करने के अंदर कहीं ना कहीं एक खामी जो है वो देखने को मिली। लेकिन जब ये प्लेन हवा के अंदर था, एयरक्राफ्ट हवा के अंदर था, तो इसकी एयर की जो स्पीड थी वो 180 नॉट्स थी। मतलब हवा काफी तेज थी, लेकिन तेज होने के साथ साथ में ही वो क्या करता है, इससे पावर भी जनरेट करता है। एक्चुअली में यहां पर जो टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं यूनिवर्सल टाइमिंग है, और जैसे हम लोग यूनिवर्सल ग्रीनविच जो लाइन है या फिर सभी देशों के अंदर मान्यता जो होती है उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इसमें 808.42 ये टाइमिंग आपको नजर आ रही है। लेकिन भारत में देखिए तो लगभग 1:30 बजे का वो समय दोपहर का था, जिस समय इंजन 1 और इंजन 2 दोनों जो है वो फेलियर होते हुए दिखाई देते हैं, दोनों बंद हो जाते हैं। पहले इंजन 1 बंद होता है, उसकी फ्यूल सप्लाई जैसे ही बंद होती है तो एक पायलट दूसरे पायलट से बात करता है कि क्यों आपने इसका फ्यूल जो है वो क्यों कट ऑफ कर दिया है, और उसके 1 सेकंड बाद में ही, कुछ देर बाद में ही इंजन 2 जो है इसका भी फ्यूल सप्लाई बंद हो जाता है। इसलिए इंजन 1 को N1 नाम दिया गया है और इसको N2 नाम दिया गया है दूसरे इंजन को। टेक ऑफ की जो वैल्यूज थी उसके आधार पर कुछ इन्वेस्टिगेशन सामने निकल कर आई हैं। लेकिन जैसे ही फ्यूल सप्लाई बंद होती है तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अंदर देखिए 2 चीज होती है ब्लैक बॉक्स के अंदर, एक तो होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, FDR होता है। ठीक है, तो जो कॉकपिट के अंदर जहां पर पायलट्स बैठते हैं वहां पर दोनों के आपस में बातचीत हुई कि व्हाई डिड यू कट ऑफ, तुमने फ्यूल क्यों बंद कर दिया। अब बात यह है कि दूसरे पायलट ने कोई फ्यूल बंद नहीं किया, तो वो फ्यूल बंद करेगा ही क्यों। वो कहता है मैंने कोई फ्यूल जो है इसमें बंद नहीं किया है, ठीक है, मेरे कि आई डिड नॉट, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब एक्चुअली में क्या होता है, सेकंड्स लेटर द रेम, मतलब रेम एयर टरबाइन रेड जो है अब बैकअप पावर डिवाइस डिप्लॉयड ऑटोमेटिकली। अब जैसे ही बातचीत होती है फ्यूल कट ऑफ होता है, उसके बाद में ये जो रेड सिस्टम था ये डिप्लॉयड हो जाता है ऑटोमेटिक। अब इसमें 2 प्रोसीजर्स होते हैं, ये ऑटोमेटिक भी होता है और साथ में मैनुअल भी होता है। जैसे ही कोई इंजन अपने थ्रस्ट को लूज करता है तो थ्रस्ट को लूज करने के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रिक जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनको पावर सप्लाई करने के लिए ये जो रेड सिस्टम है ये ऑटोमेटिक डिप्लॉयड हो जाता है, जिसको मैं आप लोगों को एक फोटो के अंदर, इमेज के अंदर दिखाता हूं। ये जो प्लेन आप लोग देख रहे हैं, इस प्लेन के नीचे यहां पर एक प्रोपेलर सिस्टम लगा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक बोट के अंदर कभी बैठे होंगे, पानी की बोट के अंदर, पानी की बोट के अंदर पीछे की तरफ एक प्रोपेलर लगा रहता है। वो प्रोपेलर क्या काम करता है कि वो एक पंखा रहता है, फैन, वो फैन जब घूमता है तो बोट आगे की तरफ चलती है। अगर मान लीजिए कि उसी फैन को यहां पर डिप्लॉयड कर दिया जाए तो उसी तरीके का एक यंत्र, एक मैकेनिज्म जो है वो आप लोग को यहां पर देखने को मिलती है। दोनों तरफ फैन लगे हुए हैं। जब ये फैन एयर की स्पीड से घूमते हैं, मैंने आपको बताया कि 180 नॉट्स पर वो प्लेन चल रहा था, और जैसे ही ये फैन ब्लेड जो है वो घूमते हैं, मतलब यहां पर ये फैन ब्लेड्स घूमते हैं तो ब्लेड्स के घूमने से टरबाइन मूव करता है, टरबाइन मोशन करता है, और वही टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट होता है, और जनरेटर से कनेक्ट होने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, और वही इलेक्ट्रिसिटी काम में आती है, वही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काम में आती है प्लेन के अलग अलग डिवाइसेस को काम करने के अंदर। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो वो जो प्लेन था, जैसे ही उसने थ्रस्ट को लूज किया तो ऑटोमेटिक जो है वो एक ब्रांच नीचे निकल कर आती है, जिसमें वो फैन जो है वो घूमने लगता है, जिसको हम लोग रैट सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझिए। रैट इज ए स्मॉल टरबाइन, ये एक छोटा टरबाइन होता है, दैट इज इंस्टॉल्ड इन ए एयरक्राफ्ट एंड यूज एज एन अल्टरनेट और इमरजेंसी हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक पावर सोर्स। मतलब हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक पावर सोर्स अगर चाहिए तो उसके लिए रैट को वहां पर डिप्लॉयड किया जाता है। द रैट जनरेट्स पावर फ्रॉम द एयर स्ट्रीम, जो हवा बह रही है उसी एयर स्ट्रीम से वो पावर को जनरेट करता है। बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट इज कनेक्टेड टू द, अब देखिए एक्चुअली में क्या होता है, वो कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर से या फिर एक हाइड्रोलिक पंप से वो कनेक्ट होता है ताकि वो एक पावर को जनरेट कर पाए। तो जैसे ही वो रैम घूमती है, मतलब वो जो ब्लेड घूमती है, तो वो जनरेटर से कनेक्ट होती है, और जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, ताकि जिस समय प्लेन इंजन काम नहीं कर रहा है लेकिन वहां पर जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं, कोई भी स्विचेस वगैरह लगे हुए होते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो यही डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकती है। इन जनरल मॉडर्न एयरक्राफ्ट ओनली यूटिलाइज द रेट इन इमरजेंसी, मतलब आज जो ड्रीम लाइनर्स बन रहे हैं या फिर मॉडर्न एयरक्राफ्ट बन रहे हैं वहां पर रेट को एक इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर ही यूज करते हैं, अदरवाइज यूज नहीं किया जाता है। इन द इंटरवल बिटवीन पावर लॉस एंड रेट डिप्लॉयड, मतलब इंजन ने अपनी पावर को लॉस किया और उसके बाद में वो डिप्लॉयड हुआ, इस बीच के अंदर
डिप्लॉयड होने से पहले और इंजन फेल होने के बाद वो जो समय है उसके अंदर एयरक्राफ्ट में बैटरीज लगी हुई होती हैं और वही बैटरीज पावर सप्लाई का काम करती हैं इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। अब इसमें पॉसिबल कंडीशन ये है कि वो जो बैटरीज थी वो भी ठीक तरीके से वहां पर वर्क नहीं कर रही थी, मतलब कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो फेलियर होता हुआ दिखाई देता है। तो सबसे पहले इंजन 1 फेल होता है, उसके बाद में इंजन 2 फेल होता है और धीरे धीरे प्लेन जो है वो नीचे की तरफ आता है और पायलट कॉल करता है मेडे मेडे मेडे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास में ये बात पहुंचती है और वो वापस से रेस्पॉन्स करते हैं, लेकिन प्लेन की तरफ से, पायलट की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स उन तक नहीं पहुंचता है और फाइनली वो क्रैश हो जाता है। ये एक इनर्शियल रिपोर्ट के अंदर सामने निकल कर आया है। 10 की पॉइंट्स थे जिनको मैंने कंक्लूड कर दिया है, समराइज कर दिया है, लेकिन आगे आने वाले लगभग 1 साल बाद में आपको इसकी फाइनल रिपोर्ट देखने को मिलेगी। अब बात यह है कि क्या इसके अंदर हो सकता है, फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि फ्यूल की सप्लाई को बंद होना और जो फ्यूल टैंक है उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं पाया जाना। इसका मतलब है कि फ्यूल टैंक के अंदर कोई ना कोई चीज तो ऐसी थी जो कि उस फ्यूल पंप पर जाकर चिपक गई, जाकर उसको ब्लॉक कर दिया और फ्यूल सप्लाई बंद हो गई। मेरे अंदाजे से, क्योंकि मैं भी इस फील्ड से बिलोंग करता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो फ्यूल टैंक है इसकी मेंटेनेंस के अंदर, उसकी मेंटेनेंस के अंदर टैंक में कुछ ऐसा इक्विपमेंट या फिर कोई कपड़ा भी हो सकता है, उस कपड़े को भूलवश वहां पे छोड़ दिया गया होगा। जैसे कई बार आप लोग देखते हैं कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो सीजर कई बार पेट में ही रह जाती है, लेकिन वो एक मिस्टेक होती है। तो वैसे ही एक कपड़ा या फिर कुछ और उस फ्यूल टैंक के अंदर रह गया और वही फ्यूल टैंक में जब फ्यूल सप्लाई करने की बारी आती है तो उस समय वही जो कंपोनेंट है, वही जो कपड़ा वगैरह कुछ भी है, वो जाकर उस फ्यूल पाइप पर लग गया और उसके बाद में फ्यूल सप्लाई होना बंद हो गई। डेफिनेटली मुझे यही लग रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और जैसे फ्यूल सप्लाई रुक गई उसके बाद में थ्रस्ट डाउन हुआ और प्लेन क्रैश हो गया। तो ये एक इनर्शियल रिपोर्ट के अंदर सामने निकल कर आया है, लेकिन देखना होगा कि आगे जाकर और इसकी क्या फाइनलाइज रिपोर्ट आती है। अब तक तो ये पता इसके अंदर लगा है। अगर मेरे यानी कि जो मैंने बताया, अगर आप लोग भी उसका समर्थन करते हैं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन अगर आपको भी इसके अलावा कोई और लगता है रीजन तो वो भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। एक ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है। एक बार अपने जीवन के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर अपनाइएगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, मैं आप लोगों को ये दावा करता हूं कि आप बहुत कुछ जो है अपने जीवन में हासिल करेंगे, क्योंकि 75 टेक्निक्स हैं और 75 रियल स्टोरीज आपको एक अलग ही, मतलब एक, आप जहां पर पहुंचना चाहेंगे, मुकाम को हासिल करना चाहेंगे, वहां तक लेके जाएगा। दीपक इंद्रा ऑफिशियल मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।